हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेस में हम लोग कक्षा 8 का अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 1, 2 और 3 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिसमें से दोस्तों मैंने प्रश्नावली 2.2 से संबंधित कुल जितने भी उदाहरण है उसको मैंने पहले के वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके वीडियो का लिंक मैं अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब चाहें तो वहाँ से उन वीडियो को देखकर आप दिए गए प्रश्नावली 2.2 से संबंधित जो उदाहरण है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताना उचित समझा है क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं उदाहरण को किताब में बनाए हुए उसके सॉल्यूशन के अनुसार नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को उस उदाहरण का सॉल्यूशन कराने का प्रयास किया हूं जिससे कि आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से और सरल तरीके से समझ सकें। अब हम लोग दोस्तों प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न जो है 1, 2 और 3 इसको हम लोग क्रमानुसार समझेंगे, इसको हल करेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि हमारा जो प्रश्न है वो कैसा है, किस प्रकार से है और किस प्रकार से हमको हल करना है। ये सब दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं सिखाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो बने रहिए दोस्तों मेरे इस वीडियो के अंत तक, तभी जाकर वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो पर नए होंगे तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक मत कीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आप वीडियो से आप कुछ सीखते हैं या आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी नॉलेज मिलती है तो अभी दोस्तों अंत में आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो बिना देर के दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आपके कक्षा 8 का जो अध्याय 2 है उसके प्रश्नावली 2.2 का जो प्रश्न 1 है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी एनसीईआरटी के पहले प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो आपका प्रश्न है वास्तव में वो कहाँ का चाहिए। ठीक है, तो अभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका सोल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न आपका बोला है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। यदि किसी संख्या के आधे में से, पहले दोस्तों आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते रहिए कि जो आपका वाक्य वो कहा क्या है। ऐसे बिना वाक्य वाले जो आपके मैथमेटिक्स होते हैं उसको तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। मैथमेटिक्स फार्मूला या कुछ और लगाकर आप उसको बना देते हैं। लेकिन यदि कोई आपके मैथमेटिक्स गणित आपके सब्जेक्टिव से संबंधित आ जाते हैं तो उसको थोड़ा सा बनाने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। ठीक, इसलिए आप इस सब्जेक्टिव वाले जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग पारा पारी समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, तभी जाकर आपको ये नॉलेज मिलेगा कि हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कहा है आपका कि यदि किसी संख्या के आधे में से, मतलब कोई संख्या होगा, कोई भी संख्या होगा उसका आधा बोला है। यदि किसी संख्या के आधे में से, जैसे कि मान के चलते हैं कि हम कोई संख्या ले लेते हैं 5। ठीक है, अगर हम 5 का अगर हम आधा करेंगे तो क्या होगा, 5/2। उसी प्रकार से अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं 4 और 4 का बोला है आधा, तो 4 का हम आधा करेंगे तो क्या होगा, 4/2। मतलब आधा का मतलब होता है उसका आधा, मतलब 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 को 4 को 2 से घटाइएगा तो कितना नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर जो संख्या है आपका उसके आधे में से क्या करना है, हमको 1/4 को घटाना है। ठीक, और 1/4 को घटाने पर अब देखिए क्या होता है कि 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ कि आपका कोई संख्या है और उस संख्या के अगर आधे में से अगर इतना को घटा देते हैं तो आपका जो नया संख्या प्राप्त होती है वो कितना प्राप्त होती है, 1/8 प्राप्त होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन में कि जो संख्या है आपका, जो संख्या आपका दिया हुआ जिसके आधे में से आपको घटाना है, क्या वो संख्या आपको पता है? बताइए। आपको ये तो बोल दिया कि हमको संख्या के आधे में से घटाना है, कितना घटाना ही पता है, 1/4 घटाना है। घटाने के बाद कितना मिलेगा ये पता है, 1/8 मिलेगा। लेकिन कितना में से घटाना है ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो दोस्तों हमें इसी संख्या के बारे में क्या करना है, पता करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको अज्ञात राशि मान लेते हैं पहले वीडियो के अनुसार। मतलब पहले वीडियो जो जिस प्रकार से आप लोगों को पता है ना, इसको हल करने का, बस उसी के अनुसार क्या करेंगे, हम इसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम कोई जो संख्या है उसको हम चौरासी मान लेते हैं और मान लेते हैं कि कोई संख्या क्या है, x, y, z, अपने इच्छा अनुसार जो भी आप मानना चाहें आप वो मान सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई संख्या x है। अब x मान के चले तो उसका नामकरण दिए हैं कि कोई संख्या क्या होगा, x है। ठीक, अगर उस संख्या के आधा, तो दोस्तों जब हम यहाँ पर कोई संख्या अगर हम x मान ही लिए हैं, यहाँ पर हमने कोई संख्या अगर x ले लिया है, अगर आप इस संख्या का आधा कीजिएगा तो कैसे होगा, तो इस संख्या का क्या करना होगा, 2 से भाग करना होगा। और हमारे पास यही संख्या मिल चुकी है, मतलब संख्या x है,
संख्या x का आधा है x बटा 2। अब हम क्या करते हैं कि इसी संख्या का आधे में से हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं और इसके बराबर वाले मान में 1/8 को रखते हैं और सॉल्यूशन करके देखते हैं कि हमारी जो संख्या है वो क्या मिलती है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि संख्या कौन है। तो मान लिया कि कोई संख्या जाता है। देख सकते हैं आप लोग कि मान लिया कि कोई संख्या x है जिसके आधे में से 1/4 को घटाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अर्थात संख्या का आधा माइनस क्या हो जाएगा आपका, घटाई जाने वाली संख्या, और इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे प्राप्त संख्या। यहां पर आप लोग देखिएगा संख्या का आधा कितना है, मतलब संख्या आपने क्या माना है, संख्या आपने x से माना है ना। तो जब संख्या आपने x माना है तो संख्या x का आधा कितना होगा, तो आधा हो जाएगा दोस्तों x बटा में 2। ठीक, माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। घटाई जाने वाली संख्या कितना है, तो 1/4 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1/4 लिख लेते हैं। फिर दोस्तों आपका जो प्राप्त संख्या है, मतलब संख्या के आधे में से जो आपने संख्या 1/4 घटाया है, तो इसको घटाने के बाद आपका जो नया संख्या मिल रहा है, मतलब जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कितना हो रही है, तो देख सकते हैं प्रश्न में बोला है 1/8 प्राप्त होती है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं 1/8। अगर साइड में अगर देना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि घटाई जाने वाली संख्या कितना है, 1/4 है, यहाँ पर लिख लेंगे जिसमें से घटाना है हमको, और यहाँ से इन्वर्ट कॉमा से हम लोग बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक नया समीकरण किस रूप में मिल चुका है, x/2 - 1/4 = 1/8 के रूप में मिल चुका है। अब हम चलते हैं प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न में देखते हैं क्या क्या है। तो प्रश्न में बोला है कि संख्या ज्ञात करना है, मतलब कि किस संख्या के आधा में से 1/4 घटाया है और मिला कितना है 1/8। आपको संख्या पता नहीं है, वो बोल रहा है कि हमको वो संख्या चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब वो संख्या कौन है आपको लाना है, ढूंढना है, मतलब इसकी जिद को आपको पूरा करना है। यही बोला है प्रश्न, तो भैया पूरा करते हैं। तो किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एरो से इस चीज़ को, समीकरण को उतार लेते हैं। तो समीकरण हमारा निकल जाता है x/2 - 1/4 = 1/8। ठीक है, आगे इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले के भांति ही अचर राशि को हम लोग एक तरफ भेज देंगे और चर राशि को हम लोग एक तरफ रख देंगे। तो आपका मान ऐसा मिल जाएगा x/2 - 1/4 = 1/8। यानी कहने का मतलब कि अगर हम -1/4 को उधर लेकर जाएंगे तो मान हमारा कैसा मिल जाएगा, x/2 = 1/8। ये -1/4 है ना, तो -1/4 को अगर हम उधर लेकर जाए तो ये हो जाएगा प्लस में 1/4। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं दोस्तों, इसके हल करने के लिए सॉल्यूशन करते हैं, मतलब इसका लसन निकालते हैं। तो x/2 = आप देख सकते हैं कि 8 और 4 का लसन कितना होता है, 8 होता है। 8 को 8 से कटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 1 ही मिलेगा, प्लस 8 को 4 से कटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 दूनी के 8, और 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर हमारा मान 2। आगे सोल्यूशन करते हैं। तो x/2 = आपका मान मिल जाता है 2 और 1 3, अब बटा में हो जाएगा आपका 8। क्रॉस यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग गुणन करेंगे। तो क्रॉस गुणन करेंगे तो x को 8 से गुणा करेंगे तो मान मिल जाएगा आपका 8x, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 2 × 3 = 6। नीचे अगर हम चलेंगे तो आप लोग को दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर हम इसमें एक लाइन पार कर इसको आगे सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। आगे सोल्यूशन करेंगे तो मिल जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 6/8। कितना हो जाएगा, 6/8। तो ये गुणा के रूप में से चला गया भागा के रूप में। अब हम लोग इसके x के मान को निकाल सकते हैं, इसलिए x = कितना हो जाएगा, देखिए तो कटाइए, तो कटता है तो कटा दीजिए, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। यानी मान कितना मिल गया आपका, यहाँ पर मान मिल चुका है आपका x बराबर 3/4। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देखिए कि आपने x किसे माना है, तो आपने दोस्तों एक संख्या को माना है। मान लिया कि कोई संख्या x है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं
अतः संख्या x बराबर 3/4 और यही आपका क्या है आंसर है। मतलब यह 3/4 के आधा में से अगर आप 1/4 को घटा दीजिएगा तो 1/8 आपका निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को प्रूफ करना कि ये जो हम बनाए हैं यहाँ पर जो आंसर लाए हैं वो सही है कि नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि x के स्थान पर 3/4 के मान को रख सकते हैं और उसके बाद इनका कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका सोल्व हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। तब तक आप लोग इसे उतार लीजिए। आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये समझेंगे कि जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कहा क्या है और हमको इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन के अर्थ को समझते रहेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये कहा क्या है जिसमें हमको इसके हल को ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि यदि किसी आयत की, अब दोस्तों आयत बोला है तो हमें सबसे पहले आयत बनाना होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर साइड में एक आयत बना लेते हैं। ठीक, आप सभी जानते हैं कि आयत जो होता है वो भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने यानी कि सम्मुख जो भुजाएं होती है वो परस्पर एक दूसरे के बराबर एवं समानांतर होती हैं और इनका प्रत्येक कोण समकोण होता है। यही क्या है आपका एक प्रकार का आयत है। अगर नाम देना चाहते हैं आप तो इसका नाम दे सकते हैं, मान के चलती हैं आयत हमारा ए बी सी और डी है। तो ये बताया आपका यहाँ पर कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखिए लंबाई यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर ये इसकी लंबाई हो जाएगी और इधर ये चौड़ाई हो जाएगी किसकी, आयत की। तो इधर हम क्या करते हैं चौड़ाई मान लेते हैं। तो यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, मतलब लंबाई ये वाला और चौड़ाई ये वाला, अंतर का मतलब क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि घटाव। अगर मान के चलते हैं कि आपका जो ए बी सी डी जो आपका आयत है उसकी लंबाई अगर ए बी है और चौड़ाई अगर आपका बी सी है तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो इन दोनों का अंतर होगा दोस्तों कि ए बी माइनस बी सी, मतलब हम लंबाई में से चौड़ाई को घटा रहे हैं। बात को समझ रहे हैं आप लोग, लंबाई में से क्या कर रहे हैं हम लोग, चौड़ाई को घटा रहे हैं। तो लंबाई में से हम जब चौड़ाई को घटाएं मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना मिल रहा है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 5 मीटर, यानी 5 मीटर। और साथ ही इसका परिमिति कितना दिया है, मतलब परिमिति मतलब ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, डी से लेकर ए तक, ये टोटल जितना क्षेत्र में फैला हुआ है उसी को परिमिति या परिमित सीमा कहा जाता है। बताइए तो ये फैला कहाँ से है, ए से लेकर डी तक फैला हुआ है और इसके परिमाप दिया हुआ है आपका यहाँ पर 110 मीटर, यानी पूरा का परिमाप कितना है 110 मीटर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके दिए गए आयत के लंबाई और चौड़ाई का अंतर तो पता है, साथ ही आपके इस आयत के परिमाप तो पता है 110 मीटर, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आयत की लंबाई कितना है, क्या आपको ये पता है कि आयत की चौड़ाई कितना है। जब आपको ये पता ही नहीं है कि आयत की लंबाई कितना है और आयत की चौड़ाई कितना है तो फिर हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, हमको ये बिल्कुल पता ही नहीं है। और हो ना हो ये जो प्रश्न है वो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपसे कहेगा, क्योंकि जो है वो तो यहाँ पर दे चुका है, बस नहीं है तो वो है आपका लंबाई और चौड़ाई। तो देख सकते हैं यहाँ पर बोला है तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन के माध्यम से जो लंबाई और चौड़ाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई का मान बिल्कुल भी पता नहीं है। हम नहीं जानते कि इस आयत का लंबाई क्या है और इसी आयत का जो चौड़ाई है वो क्या है। तो दोस्तों जब हम नहीं जानते हैं तो इसी के स्थान पर आपकी अज्ञात राशि आती है और उस अज्ञात राशि के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, चर राशि के प्रयोग में हम कोई संख्या मान लेते हैं और उसके माध्यम से ही हम लोग छिपे हुए संख्या को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना होगा कि इसके आयत की लंबाई को कुछ ना कुछ मानना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि आयत की जो लंबाई है वो कितना है, अब समझिए इसको लंबाई बोलते हैं। तो आयत की लंबाई को दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि यह एक प्रकार का x है, कितना दोस्तों x है। और जो आयत की चौड़ाई है वो कितना है, इसको हम लोग मान लेते हैं आयत की चौड़ाई को y। इसका हमको पता चला लंबाई x और चौड़ाई हमको पता चल गया y। अब यदि हम x में से y को घटा दें तो 5 मीटर
मिलता है, यानी इन दोनों का अंतर कितना होता है 5 मीटर। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अब मान लेते हैं, मानेंगे तो यहाँ पर किसको मानेंगे, लंबाई और चौड़ाई को मान चुके हैं ना। लंबाई किसको माने हैं, x को, और चौड़ाई माने हैं हम लोग y को। तो मान लिया कि x और y है, इतना हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना है, x और y है। तो दोस्तों फिर हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं। देखिए आयत की जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो किसी न किसी मात्रक में मापा जाता है। तो इसका जो मात्रक है उसको हम किस रूप में लेते हैं, मतलब इसकी मात्रा को किस रूप में लेते हैं, मीटर के रूप में लेते हैं ना। तो आप लोग x और y के साथ में क्या करिएगा कि इसमें मीटर का प्रयोग कर दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा x मीटर और उसके साथ में हो जाएगा कितना, y मीटर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो है आपका वो मीटर में ही मापी जाती है। अब आगे देखिएगा, आगे आपका जो प्रश्न है वो क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति कितना है 110 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि दिए गए इसलिए आयत कितना हो जाएगा, ऊपर में लिखे ना कि आपके प्रश्न में कितना बोला है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। तो हम लोग भी दोस्तों यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 मीटर नहीं, बोला है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या हो सकता है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर हो सकता है यहाँ पर दोस्तों, लंबाई क्या है x, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x, ठीक। चौड़ाई क्या है y, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई हमने क्या माना है, हमने माना है चौड़ाई y, तो यहाँ पर हो जाएगा y मीटर, x मीटर और माइनस y मीटर, इस प्रकार। तो ऐसे दोस्तों लिख सकते हैं। देखिए तो ध्यान से, आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है 5 मीटर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सिंपली से 5 मीटर इक्वल टू x मीटर माइनस y मीटर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं माइनस y और यहाँ पर x माने हैं, अब कॉमन निकाल लेते हैं मीटर को, दोनों के साथ मीटर है ना तो कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मीटर कॉमन निकाल लिए, देख सकते हैं कि दोनों के साथ मीटर है तो मीटर मीटर कटा देते हैं। तो फिर आगे जो आपका मान है वो मिलता है कितना, x माइनस वाई बराबर 5। कितना मिल जाता है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 5। इसलिए आप लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ पर y कितना है आपका, रेड है ना, तो लिख सकते हैं रेड से। इसलिए x बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, 5 प्लस, देखिए x है ना यहाँ पर, तो माइनस वाई को उधर लेकर जाइएगा तो क्या होगा, माइनस वाई को उधर लेकर जाइएगा तो मिल जाएगा 5 प्लस x। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण कितना होगा फर्स्ट। साथ ही आयत का परिमाप कितना दिया है, आयत का परिमिति इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 110 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, आयत की परिमिति चाहिए, और आयत की परिमिति दिया है 110 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों सूत्र के अनुसार यहाँ पर, ऐसे आप चाहे तो थोड़ा सा स्टेंजा में आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है दोस्तों, द्विमाप होता है। इसको हम लोग ऐसे घेर देंगे, अब इसमें तो हटेगा नहीं। अब आगे इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यानी आयत का परिमाप इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, उसके लंबाई और चौड़ाई के योगफल क्या, दुगुना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग, आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, आयत का परिमाप दिया हुआ है 110 मीटर। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं 110 मीटर बराबर में 2 इंटू, तो 2 है ना, तो लंबाई कितना दिया है दोस्तों, लंबाई दिया गया है आपका x मीटर प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है आपका, चौड़ाई देखे तो
चौड़ाई दिया गया है आपका y मीटर। इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे कि मीटर मीटर को कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो मान मिल जाएगा आपका 110 मीटर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब मीटर को क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। अब मीटर मीटर कट जाएगा। जब मीटर मीटर कट जाएगा तो आगे इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो 110 इक्वल टू 2 को x से गुणा कीजिएगा तो कितना मिलेगा 2x प्लस 2 को y से गुणा कीजिएगा कितना मिलेगा 2y मिलेगा दोस्तों 2y। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तो आपके x और y इन दोनों में से किसी एक का मान हमने कहीं निकाला है समीकरण 1 से। देखिए तो हमने किसका निकाला है, x का निकाला है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर x का निकाला है। तो दोस्तों जब हमने यहाँ पर x का निकाला है तो माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई होगा ना। हमने यहाँ पर x दे दिया था, मिस्टेक से गलती हो गया था, आप लोग उसमें माफी चाहते हैं, ठीक। तो हम लोग x की जगह पर क्या करेंगे दोस्तों 5 प्लस वाई को प्रतिस्थापित कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हो जाएगा 110 इक्वल टू 2 इंटू एक्स के मान दिया है 5 प्लस वाई, तो लिख लेते हैं 5 प्लस वाई। अब प्लस कितना है 2y। फिर आगे सोल्यूशन करते हैं इसका, तो 110 इक्वल टू 2 को 5 से गुणा कीजिएगा तो मिलेगा 10 प्लस 2y प्लस 2y। दोस्तों अगर हम इससे अगर नीचे जाते हैं तो आप लोग को बिल्कुल दिखेगा नहीं। तो सिंपली दोस्तों क्या कीजिए कि पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद मैं इस चीज़ को यहाँ से मिटाकर आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोग को इतना विस्तृत रूप से इसको बताने के लिए इसलिए मैंने आप जरूरी समझा दोस्तों, क्योंकि आप इसे अपने नोट्स पर बिना किसी झंझट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे आराम से क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आपको हमेशा अगर आप इसे देखते रहते हैं तो आपको बराबर आपको बनाने भी आ जाएगा और आप सीख भी सकते हैं। तो आप इसे उतार लीजिए। आइए आप लोग उतार लिए होंगे, देखिए यहीं तक चले थे ना, यहाँ तक। तो हम लोग अब क्या करते हैं, आगे इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं दोस्तों यहाँ से ऐसे खींच देता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी गड़बड़ाइए मत। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से 110 है ना, और 10 प्लस 2y प्लस 2y, तो 2y कितना हो जाएगा 110 बराबर 4y हो जाएगा। तो 110 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये प्लस 10 है ना दोस्तों यहाँ पर, तो 10 को अगर हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4y। ठीक है, दो y को हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब आगे देखिएगा 110 में से अगर हम 10 को घटाते हैं दोस्तों तो हमारे पास मान कितना मिलता है 100, अब बराबर में मिल जाएगा 4y। अब देखिए हम डायरेक्ट घटा दें 100 को 4 से, 100 को 4 से कटाइएगा तो y का मान कितना मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसलिए y बराबर आपका मान जो होगा वो मिल जाएगा 25। ठीक है, कितना मिल जाएगा 25। अब इसको तो मिटाते हैं, कुछ नहीं है 25। तो अब हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि जो y है आपका वो क्या है। तो y आप देख सकते हैं कि y क्या है आपका, तो वो है आपका चौड़ाई, यानी चौड़ाई का जो मान है वो कितना निकला है दोस्तों, वो निकला है आपका 25 मीटर। यानी y आपने क्या किया है, y मीटर माना है ना, y मीटर। तो लिख सकते हैं ऐसे, अतः आयत की चौड़ाई कितना था, x मीटर था ना, y मीटर, y मीटर इक्वल टू y का मान कितना है दोस्तों, y का मान 25 है ना। तो लिखेंगे हम लोग 25 मीटर तथा आयत की लंबाई, तो लंबाई कौन है आपका, तो लंबाई आपका x है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लंबाई x, यानी कि रेट से मीटर, तो x मीटर। तो x के मान किसके बराबर है, x के मान 5 प्लस y के बराबर है ना। तो लिख लेंगे हम लोग 5 प्लस y के मान कितना है 25 ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25 मीटर। ठीक है, y मीटर है तो 25 मीटर। अब 25 और 5 दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 25 से 5 30 मीटर। तो दोस्तों यही था आपका क्वेश्चन का आंसर, यानी आपने ये जान पाया कि इसकी जो लंबाई है वो 30 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 25 मीटर है। यदि आप इस आयत के लंबाई में से इसके चौड़ाई को अगर आप घटाते हैं तो इसका अंतर 5 मीटर आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, उसे बनाने का प्रयास करते हैं। तब तक आप क्या कर लीजिए, इसको भी उतार लीजिए।
तो दोस्तों अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न जो दोस्तों वो आपके इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। इस वीडियो में दोस्तों केवल हम इन्हीं 3 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपके पहला और दूसरा प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुके हैं और हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से जाना था कि पहले और दूसरे प्रश्न में हम कैसे और किस प्रकार से हम दिए गए अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि आपसे कह क्या रहा है और इसके कहने के मतलब से ही हम इसमें अज्ञात छिपे चर राशि का मान बिल्कुल अच्छी तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है इस प्रश्न में कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, चीनी का कोई मूल्य है, ठीक है, कोई मूल्य होगा, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि। अब दोस्तों कि चीनी का जो मूल्य है उसके मूल्य में 25% की वृद्धि, तो जो 25% जो वृद्धियाँ हुआ है आपका, वो चीनी का जितना मूल्य था ओकर 25%, चीनी का जितना मूल्य था ओकर 25%। मान के चलते हैं कि आपके चीनी का मूल्य कितना है, चीनी का मूल्य मान के चलते हैं 40 रुपये है। मान लेते दोस्तों, मानने में क्या है, मान लेते चीनी का मूल्य 40 रुपये है, ठीक है। अब एक हम आपसे ये कहें कि अगर 25% वृद्धि कर दो, तो 25% वृद्धि कर दो, तो किसका वृद्धि कर दो, चीनी के मूल्य का। यही ना बोला है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि करने से, तो चीनी का मूल्य है 40 रुपया, तो 40 रुपये का 25%, तो दोस्तों 40 रुपये का जब आप 25% करेंगे तो कितना होगा, 40 का 25%। तो 40 का 25% कैसे हो सकता है, 40 गुणा 25/100 हो सकता है, बताइए। और हम लोग क्या करते हैं कि इसको कटा देते हैं, तो 2 दूनी के 4 और 2 5 10 और 5 25 और 5 दूनी के 10 रुपया। यानी कि अगर इसका मूल्य था 40 रुपया तो अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 रुपया। क्यों, क्योंकि आपके इस 40 रुपये के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, तो आपको ये पता नहीं है कि चीनी का मूल्य क्या है, लेकिन इतना पता है कि अगर उस चीनिया के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिया जा रहा है तो अब उस 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, अब उस 1 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य है वो कितना हो जाता है, 32 रुपये। जिस प्रकार से इसका मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो पहले इसका मूल्य 40 रुपये था, लेकिन अब इसका मूल्य कितना हो चुका है, अब इसका मूल्य 50 रुपये हो चुका है, हुआ है ना 50 रुपया। तो उसी प्रकार से पहले इसका जो मूल्य होगा, इस प्रश्न में जो चीनी का मूल्य है इसका कुछ और होगा इसका मूल्य, लेकिन जब हमने इसके मूल्य में 25% का वृद्धि किया तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो गया, 32 रुपया हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, इसी चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था, जो पहले का मूल्य था, मतलब 25% वृद्धि करने से पहले जो इसका मूल्य था, जो मार्केट में बिक रहा था, वो कितना था, यही हमको क्या करना है, बताना है, यही पूछा है आपसे। तो प्रारंभ करने का मतलब शुरुआत में इसका जो मूल्य था वो कितना था, आपको ज्ञात करना है, किस में, किलोग्राम में, ठीक है। तो दोस्तों हमको शुरुआत में जो चीनी है उसका मूल्य पता है हम लोगों को, बताइए, नहीं है। तो नहीं है का मतलब ये अज्ञात है, और जब दोस्तों ये अज्ञात है तो हम लोग इसी अज्ञात राशि को चर राशि की सहायता से निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, हमें मानना होगा क्या कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, मतलब क्या, मतलब XYZ अज्ञात चर राशि। तो आइए इसे हम लोग बनाते हैं, लिख लेते हैं हल। अब मान लेते हैं, मान लिया कि प्रारंभ में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 रुपये था। हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं 100 रुपये था, 25% की वृद्धि हो रहा है ना, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में, चूंकि 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में क्या होती है, 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। कितना दोस्तों, 25% की वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का नया मतलब 25% जब वृद्धि हुआ ना, तो उसके बाद इसका मूल्य बना वो कितना, इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य बराबर चीनी का प्रारंभिक मूल्य। तो 1 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य, तो नया मूल्य किसे मिलेगा दोस्तों, चीनी के प्रारंभिक वाला मूल्य में उहे चीनी के, उस चीनी के जो प्रारंभिक वाला मूल्य था ना, उसमें जितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है उतना के मान को चीनी के पहले वाला मान में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे चीनी का प्रारंभिक मूल्य, अब प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, चीनी के
प्रारंभिक मूल्य का 25%। तो दोस्तों यहाँ पर चीनी का जो 1 किलोग्राम जो चीनी का नया मूल्य है वो कितना है, देखिए यहाँ पर अभी मत लिखिए कितना है, अभी आप लोग पहले सोल्यूशन कीजिए। चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, देखिए तो मान लिया कि प्रारंभ में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 रुपया, तो प्रारंभ मतलब पहले तो कितना था, 100 रुपया था ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 100 रुपया प्लस में चीनी के प्रारंभिक मूल्य का 25%। तो चीनी के प्रारंभिक मूल्य का, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 रुपया, का मतलब होता है गुणा, अब 25% है तो लिख देंगे दोस्तों 25 अब बटा में 100। ठीक है, करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कटा दीजिए। देखिए 25 को 100, 25 और 100 यहाँ पर जब कटेंगे तो 25 होगा उस 100 से कितना में कटेगा, मतलब 25 से कम 25 है, अब 25 चौके 100, तो निकल जाएगा यहाँ पर आपका मान 100 रुपया प्लस 100 रुपया गुणा 1/4। ठीक है, तो फिर इसका मान हो जाएगा 100 रुपया प्लस 100 रुपया को 1 से गुणा करेंगे दोस्तों तो मिलेगा 1/4 रुपया इक्वल टू हो जाएगा, इसका लसा निकाल लीजिए, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो मान मिलेगा 4x प्लस 1 बटा में 4 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो रुपया, तो बराबर हो सकता है 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x/4 रुपया। देख सकते हैं यही आपके 1 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य है, कितना 5x/4 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है कि जो चीनी का जो नया मूल्य है, 1 किलोग्राम चीनी का जो नया मूल्य है वो कितना हो जा रहा है 32 रुपया। तो चलेंगे दोस्तों हम लोग प्रश्नानुसार। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य, इसी चीज़ को उतार लेंगे यहाँ पर, 1 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य बराबर कितना है, 1 किलोग्राम चीनी का जो नया मूल्य कितना है 5x/4 रुपया, तो उतार लेंगे 5x/4 रुपया। अब देखिए दोस्तों आगे 1 किलोग्राम चीनी का जो नया मूल्य है वो कितना है आपका, 1 किलोग्राम चीनी का जो नया मूल्य है, मतलब 1 किलोग्राम चीनी का जो नया मूल्य कितना मिला है 32 रुपया ना, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 32 रुपया। ये जो 32 रुपया किसके बराबर है 5x/4 रुपया के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5x/4 रुपया। आगे नहीं दिखेगा आप लोग को, तो आगे नहीं दिखेगा तो इसको हम क्या करते हैं ऐसे ही खेल देते हैं, किसी भी तरीके से दोस्तों मेंटेन करना है। ठीक, तो आपका मान कितना मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए तो दोस्तों रुपया रुपया दोनों तरफ है ना, तो कटा देंगे हम लोग, ऐसे कट जाएगा, तो आगे इसका मान हो जाएगा 32 इक्वल टू, ये आप कर सकते हैं, देखिए तो ये 4 औचर है ना, तो 4 की तरफ भेज दीजिए, तो हो जाएगा 32 × 4 बराबर हो जाएगा 5x, या हो सकता है आपका दोस्तों x बराबर 32 × 4 बटा आपका गुणा में है ना 5, तो इसको नीचे लेकर जाएंगे तो ये भागा में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, तो ये जो 5 आपके नीचे आ गया भागा में। अब देखिए कटेगा तो कटा दीजिए, कटेगा जो 32 5 से कटेगा, नहीं कटेगा तो सिंपली रूप से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि 32 को 4 से गुणा करके 5 से कटा देते हैं। तो 32 को 4 से गुणा कीजिएगा तो मान कितना मिलेगा, यहाँ पर 32 को 4 से, तो 3 चौके 12, 120 है, 2 चौके 8 है, तो 128 बटा में हो जाएगा कितना 5, तो इसलिए x बराबर, कटाइए दोस्तों, इसको कटाइए तो 128 है ना, तो 5 दूनी के 10 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, तो 2 28 हो जाएगा, तो 5 25 5 36 हो जाएगा, तो 5 25 25, तो 25 को खत्म, तो 3 बचा ना, और फिर एक दशमलव उतार देंगे तो बचेगा 3, तो 5 6 30, तो 25.6 यानी 25.60, 25 रुपया 60 पैसा, 25 रुपया 60 पैसा, इसका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अतः चीनी का प्रारंभिक मूल्य x बराबर 1 रुपया बराबर कितना 25.60 रुपया, यही आपका हो जाएगा
आंसर 25.60 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके इस वीडियो में जो 3 ठो प्रश्न थे, दो प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुके हैं। मैंने दोस्तों आप लोग को इन तीनों प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आपको इन तीनों प्रश्नों में कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या हमें बताने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो मैं आप लोगों को बिल्कुल फिर से बनाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। और कुछ गलती हो भी जाती है तो इसके लिए दोस्तों मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, या आपको ये इन प्रश्न का आंसर बनाने में आप लोगों को काफ़ी सरलता मिली होगी, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद अगर आता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।